Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 21 अगस्त 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको यह वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है भीमा रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको याद होगा परसों के वीडियो में हमने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में डिस्कशन किया था। तो सीसीपीए के रेफरेंस में आपके पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि सीसीपीए का मेन पर्पस है जितने भी मैटर्स निकल कर आते हैं जहां पे कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन होता है, यानी जो ग्राहक हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो वैसे मैटर को रेगुलेट करने का काम सीसीपीए का है। दूसरा स्टेटमेंट मेंशन करता है कि सीसीए के पास में एक और पावर आती है कि मान लो कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी है और वो एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट यानी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करके आपको कोई प्रोडक्ट बेचती है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर कंपनी के एसेट को सीज करने की ताकत भी सीसीपीए के पास में है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, बाकी शुभारंभ करते हैं लेक्चर का। और आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक करेंगे और आज का थंबनेल भी दोस्तों इसी आर्टिकल के बेसिस पे क्रिएट किया गया है। तो आपको पता होगा कोलकाता का ये एक भयानक केस जो स्पेशली आरजी कर मेडिकल कॉलेज से निकल कर आया, जहां पर एक बच्ची के साथ में रेप हुआ और फिर बाद में मर्डर कर दिया गया। तो उस केस को लेकर कई सारे अपडेट्स पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रहे हैं। ये केस फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने खुद से लिया। यहाँ पे कोई इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सुओ मोटो किया, यानी इस केस को खुद से यहाँ पर डिस्कस किया। और कल लगभग 3 जज की बेंच दोस्तों इस केस को लेकर बैठती है और जो 3 जज की बेंच है उसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ भी थे और साथ ही साथ में 2 और सीनियर जजेस यहाँ पे प्रेजेंट थे। इन तीनों जजेस ने मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं कि आगे ऐसी घटनाएं फिर से ना हो, उसके लिए कुछ सुधार करने की बात की है। हुआ ये, सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन जब इस केस को देखा तो नेशनल टास्क फोर्स बनाने की मांग की है और नेशनल टास्क फोर्स बनाया भी। अब एनटीएफ को काम ये दिया गया है कि एनटीएफ ये करेगा जितने भी हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके सेफ्टी के ऊपर जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उन सब पे ध्यान लगाकर ये रिकमेंडेशन करने का काम करेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, हॉस्पिटल का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, सेपरेट रेस्ट रूम प्रोवाइड करवाना, क्योंकि आपको पता होगा कि कोलकाता का जो ये केस निकला है यहाँ पर उस बच्ची ने 36 घंटे की ड्यूटी दी और ड्यूटी करने के बाद में वो रेस्ट करने के लिए यहाँ पर गई थी और रेस्ट करने के दौरान उसी रेस्ट रूम में उसके साथ में ये सब कुछ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सेपरेट रेस्ट रूम प्रोवाइड करवाना, उसके अलावा सीसीटीवी कैमरास और भी कई सारे प्रोविज़न, रात के समय पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, फिर उसके बाद यहाँ पे जो पुलिस प्रेजेंस है हॉस्पिटल के अंदर में वो भी बढ़ाने के ऊपर यहाँ पे जितना भी जो डिस्कशन होगा वो सब रिकमेंड करेगा एनटीएफ। तो ये आगे भी सुधार करने की बात की गई है इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने हमारी केंद्र सरकार से ये भी बोला है कि आपको क्या करना है, जितने भी हमारे स्टेट यूनियन टेरिटरीज के अंदर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रेजेंट हैं वहाँ का जितना भी डेटा है आप उसको कलेक्ट कीजिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसको देखिए और जहाँ जहाँ पर सुधार की ज़रूरत है उनमें सुधार करने की कोशिश कीजिए जल्द से जल्द, ताकि आगे ऐसे केसेस को रोका जा सके। समझ गए। और यही सिमिलर आर्टिकल या इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो पेज नंबर 12 और पेज नंबर 8 पर भी दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में प्रेजेंट हैं। ऐसे ही दोस्तों कई सारे हिंदी आर्टिकल्स भी प्रेजेंट हुए, जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे इस केस को जब देखा तो टास्क फोर्स बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और टास्क फोर्स में कौन कौन शामिल है ये आपको 9 लोगों के नाम दिखाई देंगे। ये सभी लोग इस टास्क फोर्स में काम करेंगे। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने और भी कई सारी क्वेश्चनिंग की है वेस्ट बंगाल की सरकार से, उनको लताड़ा भी है। जैसे पहली चीज़ सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जब ये पर्टिकुलर केस हुआ उसके बाद हमने ये देखा एक बड़ी भीड़ हॉस्पिटल में घुसती है और तोड़फोड़ करती है, तो ये क्या ज़रूरत थी।
दूसरी बात, यहाँ पे सुनिश्चित करना होगा, कंफर्म करना होगा कि हॉस्पिटल में ये तोड़फोड़ करने में कौन कौन शामिल था, उन सब के खिलाफ यहाँ पर एक्शन लेना होगा। उतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी बोला कि जो प्रिंसिपल है कॉलेज का, इसने हत्या को आत्महत्या क्यों बताया, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता होगा उस बच्ची के पेरेंट्स को यह बताया गया कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है, बट वो एक क्लियर मर्डर था। उस बच्ची के साथ में क्या कुछ हुआ वो सब आज पूरे देश ने देखा है। तो भीड़ भी यहाँ पे जो अस्पताल में पूरी तरह से घुसी, तोड़फोड़ हुआ, बाद में रिनोवेशन किया गया, तो कई सारे जो चीज़ें जो हमको नज़र आ रही हैं इस केस में, ऐसा दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे जो एविडेंसेस हैं उसको भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मुद्दे पे क्वेश्चनिंग की है वेस्ट बंगाल की सरकार से, जो आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक सेकेंड। देन उसके बाद दोस्तों आज के ही न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक करेंगे। देखिए आज का वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और वो कैसे पता चलेगा, वीडियो को देखते रहिए, आपको हर एक चीज़ इन्फॉर्म करवाई जाएगी। देखिए दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ना, आज का मेंस का क्वेश्चन भी इसी आर्टिकल के बेसिस पे है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार एक एडवर्टाइजमेंट लेकर आती है, वो भी लेटरल एंट्री का। लेटरल एंट्री क्या होता है? बेसिकली प्राइवेट सेक्टर से लोगों को उठाना और सरकारी पद पर, स्पेशली जो बहुत इंपॉर्टेंट और उच्च लेवल की पोजीशंस होती हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्यूटी सेक्रेटरी, इस पोजीशन पर लोगों को यहाँ पर लाके रखना, उनको ये पोस्ट दे देना। तो वो बिना एग्जाम के सीधा मेरिट बेसिस पे उनका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, स्किल्स देखी जाएंगी, कितना समय तक यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वर्क किया है, वो सब के बेसिस पे उनको ये पोस्ट दे दी जाती है लेटरल एंट्री के अंदर। अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही ये 45 पोस्ट के अनाउंसमेंट किया था कि 45 लोगों को लेटरल एंट्री के थ्रू सिविल सर्विसेज के अंदर लाया जाएगा, इसके बाद सरकार के खिलाफ में बहुत सारा बैकलैश देखने को मिला। ओपोजिशन पार्टीज लगातार दोस्तों यहाँ पर इसके खिलाफ में अटैक करती चली गई कि ये सब कुछ किया जा रहा है रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिजर्वेशन है ऑब्वियस सी बात है दोस्तों वो लागू नहीं होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा लेटरल एंट्री के अंदर में। तो इस पूरे बैकलैश के बाद में, इस पूरे प्रोटेस्ट के बाद में हुआ क्या है, केंद्र सरकार ने लेटरल रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया है, यू टर्न ले लिया है। तो पिछले कुछ समय पर कई सारे डिसीजंस यहाँ पे सरकार लेकर वापस से उसमें यू टर्न ले चुकी है, चाहे वो फार्म बिल्स का मैटर हो, आपको पता होगा। अब यहाँ पर आपको लेटरल एंट्री वाला भी मैटर देखने को मिलेगा, इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार ये लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए दोस्तों, एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में, मैं हर एक चीज़ क्लियर करके आपको चलने वाला हूँ। पूरा डिबेट के तौर पर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो वैसे मैंने आपको इस न्यूज़ के बारे में बता दिया कि जो हमारा यूपीएससी है, इन्होंने एक नोटिफिकेशन रिसेंटली जारी किया और यहाँ पे बोला कि 45 जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डेप्यूटी सेक्रेटरी को एज अ स्पेशलिस्ट जो भी लोग होंगे उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे लाया जाएगा, लेकिन किसी एग्जाम के माध्यम से नहीं, लेटरल एंट्री स्कीम के माध्यम से यहाँ पर इनको इन पदों पर लाया जाएगा। और यह डिसीजन को लगातार ओपोजिशन पार्टीज ने अटैक किया, जहां पे सरकार के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए कि सरकार ने रिजर्वेशन राइट्स को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि लेटरल एंट्री के अंदर में दोस्तों केवल और केवल मेरिट के बेसिस पर ही लोगों को एंट्री दी जाती है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता नहीं है। तो यहीं पर बोला गया कि ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के जो रिजर्वेशन राइट्स हैं, इनके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया। फिलहाल ये सब मुद्दा अभी के समय पर ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को वापस ले लिया है और बोला है कि हम ये रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं ये स्कीम है क्या। देखिए, लेटरल एंट्री के अंदर में होता यह है कि हमारी सरकार बाहर से, मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर से किसी को उठाकर सरकार के अंदर में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन को दे देती है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन पर्पस लेटरल एंट्री में यही है कि कोई एक्सपर्ट है अपने फील्ड के अंदर में, फ्रेश लोग हैं, उनको लेकर आना, ताकि गवर्नेंस के अंदर में थोड़ा इंप्रूवमेंट लेकर आया जा सके। और जितने भी ये लेटरल एंट्रेंट्स होते हैं, यानी जिनको ये एंट्री मिल पाती है, जो लोग यहाँ पर बिना एग्जामिनेशन के इस पोस्ट पर आ जाते हैं, है ना, मेरिट बेसिस पर, अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स के बेसिस पे, उनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट चलता है दोस्तों, लेकिन यहीं पर ये बढ़ाया भी जा सकता है, इसको बढ़ाकर 5 साल तक भी किया जा सकता है। तो वो लेटरल एंट्रेंट जो है 5 ईयर्स तक भी सर्व कर सकता है। नाउ अब बात आती है इसके ओरिजिन एंड इम्प्लीमेंटेशन की। देखिए, जो ये कॉन्सेप्ट है लेटरल एंट्री का, इसको सबसे पहली बार लेकर आया गया था 2004 से 9 के बीच में।
है ना। स्पेशली जो हमारी सेकंड एआरसी रिपोर्ट थी, एआरसी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट। तो सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट थी, इन्होंने यहाँ पर कई सारे जो रिकमेंडेशन है वो दिए थे। उसके बाद नीति आयोग ने साल 2017 में इसको और मजबूती दे दी कि हाँ, नीति आयोग ने ही बोल दिया कि हाँ यार, हमें प्राइवेट सेक्टर से भी जो एक्सपर्ट्स हैं, फ्रेशर लोग हैं, उनको भी लेकर आना चाहिए गवर्नमेंट पोजीशंस में। फिर 2017 में दोस्तों नीति आयोग ने अपना 3 ईयर एक्शन एजेंडा को पेश किया और उसके अंदर में सरकार को पूरी तरह से रेकमेंड किया कि हाँ, हमें बिल्कुल मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल्स के अंदर में, जो स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, केंद्र सरकार के अंदर में कुछ पोजीशंस पर प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लेकर आना चाहिए, यहाँ पे उनको ये पोजीशन देनी चाहिए। अब सवाल यह है, लेटरल एंट्री के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी? यानी ऐसा तो नहीं है किसी को भी उठा के लेटरल एंट्री के तहत ये सरकारी पद दे दिया जाएगा। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों मान लीजिए वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो एक पर्टिकुलर डोमेन में, मान लो फाइनेंस के डोमेन में है, कोई फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसका एक्सपर्टीज होना चाहिए, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो पहला तो ये एलिजिबिलिटी है। दूसरा, जितनी भी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडीज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो सभी एलिजिबल होती हैं, वो सब यहाँ पर इस पोजीशन के लिए अप्लाई हो सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो उसके अलावा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो वो ज़्यादातर यही देखता है कि उस पर्टिकुलर इंसान ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल करे हैं, है ना, कितना ज़्यादा यहाँ पर उसके पास में एक्सपर्टीज़ है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, उसी के आधार पर ये एंट्री दी जाती है। तो एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये है, क्या लेटरल एंट्री में वाकई में रिजर्वेशन नहीं है? तो ज़रा इस पे दोस्तों समझिए क्या पॉइंट्स हैं। लेटरल एंट्री को रिजर्वेशन सिस्टम से पूरी तरह से एक्सक्लूड किया गया है, बाहर रखा गया है, क्योंकि जो लेटरल पोजीशन होती हैं दोस्तों, इसको एज अ सिंगल पोस्ट माना जाता है। कहने का मतलब है, जैसे अभी नॉर्मल तरीके से यूपीएससी का एग्जाम अगर आप दोगे तो यहाँ पे एग्जाम जब आप दे रहे होंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी यहाँ पे रिजर्वेशन अप्लाई होता है तो एससी, एसटी, ओबीसी इनको मार्क्स में छूट मिल जाती है, तो बाकी और भी कई सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन पॉलिसी के माध्यम से। तो बोला गया लेटरल एंट्री में ये रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तो जो मेरिट होगी उसी के बेसिस पे लोगों का चयन किया जाएगा। तो करंट समय पर मान लो जो 45 पोस्ट सरकार लेकर आ रही थी उनको सिंगल पोस्ट के तौर पर लेकर आया गया। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स वगैरह हैं दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। आपकी जो मेरिट है उसी मेरिट के बेसिस पर ही रखा जाएगा आपको, ये बोला गया, क्योंकि इन वैकेंसीज को एज अ इंडिविजुअल पोस्ट यहां पर ट्रीट किया जाता है। लेकिन इसी के आधार पर जो ओपोजिशन पार्टीज उन्होंने यही बोला कि सरकार बार बार रिजर्वेशन जैसी चीजों को बाईपास करना चाहती है, जबकि रिजर्वेशन संवैधानिक तौर पर एक अधिकार लोगों को मिलता है। तो ये बात हो गई लेटरल एंट्री के अंदर रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट की। अब सवाल यह है, क्या ये पहली बार हो रहा था या इससे पहले भी कई बार ऐसी एंट्रियां हो चुकी हैं? हो चुकी हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पुराना है। 2017 में इस कॉन्सेप्ट को मजबूती मिली नीति आयोग के माध्यम से। फिर उसके बाद दोस्तों लेटरल रिक्रूटमेंट की शुरुआत ही 2018 में हो जाती है। लगभग 63 इंडिविजुअल्स को अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर में अपॉइंट किया गया। और अगस्त 2023 तक डेटा ये बोलता है कि 57 लेटरल एंट्रेंट्स जो हैं वो आज के समय पर केंद्र सरकार के अंदर में अलग अलग पोजीशंस पर वर्क कर रहे हैं। तो एंट्री होती है। इस बार भी 45 अनाउंसमेंट्स करे गए थे, बट सरकार ने डिसीजन वापस लिया। इसी के आधार पर यह आर्टिकल का डिस्कशन चल रहा है। क्लियर हो गया? अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रिकमेंडेशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एआरसी है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इनकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं पिछले 2 दिनों में। तो दोस्तों जो पहला एआरसी कमीशन था 1966 में, इस पर्टिकुलर कमीशन को बनाया गया था मोरारजी देसाई जी के चेयरमैनशिप के अंडर में। और इस पर्टिकुलर कमीशन ने भी फोकस किया था सिविल सर्विसेज के अंदर में कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए, ट्रेनिंग में चेंजेस करे जाएं, पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाए, लेकिन लेटरल एंट्री के ऊपर कोई स्पेशल ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन दोस्तों ये हमारी पहली वाली रिपोर्ट थी। दूसरा वाला जो कमीशन था, यहां पे इन्होंने लेटरल एंट्री पे थोड़ा ध्यान दिया। एआरसी की जो 10वीं रिपोर्ट आई, इसमें इन्होंने लेटरल एंट्री की जरूरत बताई कि हायर गवर्नमेंट पोजीशन पर कुछ प्राइवेट सेक्टर के स्पेशलाइज एक्सपर्टीज, नॉलेजेबल पीपल, स्किलफुल पीपल को यहां पे लेकर आना चाहिए सिविल सर्विसेज में बाय द प्रोसेस ऑफ लेटरल एंट्री। ये क्लियर हुआ? तो एआरसी जो है इन्होंने कई सारी चीजें और रिकमेंड की, जैसे
कि भाई यहाँ पर इन रिक्रूटमेंट के अंदर में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कोई करप्शन हो, करप्शन के आधार पर आप उनको सेलेक्ट करें, ऐसा कुछ ना हो, क्लियर अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ये मांग की गई थी इस पर्टिकुलर कमीशन के माध्यम से। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन बन जाए कि फर्स्ट एआरसी या सेकंड एआरसी दोनों में से किसने लेटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को जोर दिया, तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा वाला ये कमीशन है, ध्यान रखिए। अब होता क्या है, इंटरनेट पर आपने देखा होगा जब से ये विवाद चल रहा है लोग बढ़ चुके हैं, डिबेट हो रही है, कई लोग फेवर में है कि यार सरकार ने सही किया था, लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी हैं, अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं क्या है लोगों के कहने। जब बात करते हैं फेवर की, जो लोग इसके सपोर्ट में है लेटरल एंट्री के, वो ये बोलते हैं कि देखिए ज़रूरत है लेटरल एंट्री की, और यहाँ पे सरकार को एक अवसर मिलता है कि सरकार कुछ स्पेशल पर्सन्स को जो एक्सपर्टीज़ हैं टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फिनांस के अंदर में, उनको ला सकती है। इससे गवर्नमेंट के पास में जो चीज़ नहीं है वो चीज़ आ पाएगी, नॉलेज के अंदर जो गैप है वो भर पाएगा, समझ गए, तो गवर्नेंस और बेटर हो पाएगा। दूसरा लोगों का कहना है इनोवेशन एंड रिफॉर्म्स, कि जो लेटरल एंट्री होती है इसके माध्यम से जो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर से, एनजीओ से या दूसरी और जितने संगठन हैं वहां से शातिर दिमागों को लेकर आया जा सकता है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में कई चेंजेस हो सकते हैं, गवर्नेंस को और बेहतर किया जा सकता है, जो सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर तीसरा यहां पर फेवर में बोला जाता है फिलिंग द गैप, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का एक डेटा है, वो ये भी बोलता है कि भाई हमारे पास में आज के समय पर 1500 आईएएस ऑफिसर्स का शॉर्टेज भी चल रहा है। तो एक तरफ ऑफिसर का शॉर्टेज है, तो लेटरल एंट्री के माध्यम से एक्सपर्ट तो आएंगे हमारे पास में, साथ ही साथ में जो ये गैप है वो भी भर जाएगा। तो ये यहाँ पे हो गया डिबेट में लोग फेवर में जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे जो लोग अगेंस्ट में हैं कि नहीं ये स्कीम बेकार है, इसका कोई रोल नहीं है, अब उनका क्या कहना है। तो पहली चीज़ कि भाई लेटरल एंट्री के माध्यम से आप किसी को लेकर आ भी जाओगे तो आपने 3 साल के लिए लेकर आए हो, हद से थोड़ा समय और बढ़ा दोगे उसके लिए, तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे आपने उसको अपॉइंट कर रखा है, तो इतना समय उसको मिलेगा भी नहीं कि जो एक्सपर्टीज उसने गेन की है, जो नॉलेज है उसको वो इंप्लीमेंट कर सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 साल का टेन्योर सेट कर रखा है जॉइंट सेक्रेटरीज के लिए, जो कि इनएफिशिएंट हो जाएगा। भैया आप 3 साल में क्या चेंज कर पाएंगे, ज़्यादा कोई चेंज हो ही नहीं पाएगा, आपको सेट होते होते सीखते सीखते समय लग जाएगा। तो एक मीनिंगफुल यहाँ पे कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ये नहीं है। दूसरा जो क्रिटिसिज्म है वो है मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी। कहने का मतलब है किसी इंडिविजुअल को आप यहाँ पे लेटरल एंट्री के माध्यम से लेकर आ रहे हैं, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हो सकता है यहाँ पर कोई इम्पार्शलिटी ना दिखाई जा सके, मतलब एक न्यूट्रलिटी ना हो। मान लो कोई रिक्रूटमेंट हो रहा है तो जो रिक्रूट करने वाले लोग हैं उनका कोई कनेक्शन हो प्राइवेट कंपनी के साथ में, तो उस प्राइवेट कंपनी के लोगों को उठा के सीधा सरकारी पद दे दिया जाए, तो यहाँ पर वो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म जैसे जो कॉन्सेप्ट है वो भी तो आ सकता है ना। हो सकता है यहाँ पर जिसके कोई बड़े कनेक्शंस हो वही केवल इन एंट्री का फ़ायदा उठा सके, जबकि उसमें कोई एक्सपर्टीज़ कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, तो ये भी तो हो सकता है। तो इसमें लूप होल भी है ये। फिर दूसरा, इससे होगा ये जो परमानेंट ऑफिसर है उसके मोराल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर लेटरल एंट्रेंट्स को आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो परमानेंट ऑफिसर काम कर रहे हैं उनके करियर के ऊपर में तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी ना। आप सोच रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, उसके बाद में हर साल 10 लाख 15 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, 1000 सेलेक्ट हो रहे हैं, उसमें से भी स्पेशली यहाँ पर अगर हम देखें तो 800-900 के आसपास आईएएस बन रहे हैं, ऊपर के 80-100 के आसपास। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं इतनी मेहनत से यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं, उनका मोरल डाउन हो जाएगा। फिर दूसरी बात, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है सीनियर पोजीशन के लिए वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, मान लो आज आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं और आपको आईएएस ऑफिसर का पद मिलता है, तो आप भी आने वाले समय पर भविष्य में जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पर आ सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 17 साल की सर्विस देनी होगी, लगभग आप 45 साल के हो जाएंगे, और भी कई समय लगना होगा, उसके बाद जाके आपको ये पद मिलेगा। दूसरी तरफ यही पद सीधा लेटरल एंट्री के माध्यम से सौंप दिया जा रहा है कुछ लोगों को। तो यहाँ पे लोगों का कहना यह है कि जो एक आईएएस ऑफिसर एग्जाम क्रैक करने के बाद में भी 17 साल बाद जो इस पोस्ट पर जाएगा, आप लेटरल एंट्री से जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको आप पछाड़ दे रहे हो, बेस्ट कैंडिडेट्स को आप पीछे छोड़ दे रहे हो, उनकी जगह लेटरल एंट्री से किसी और को मिल चुकी है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर कई बार जो क्रिटिसिज्म है इसके अगेंस्ट में रहता है। ठीक है, मैं आप लोगों से पॉइंट ऑफ व्यूज आपके जानना चाहूँगा, पहले भी मैंने पूछा है, आज भी पूछूंगा, आप किस फेवर में रहेंगे, मतलब कि किस साइड रहेंगे, फेवर में रहेंगे अगेंस्ट में रहेंगे। अब बात आती है वे फॉरवर्ड की।
तो कुछ सजेशन भी है दोस्तों यहाँ पे। पहला सजेशन यह है कि अगर लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट अपनाया जा रहा है तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके, हमें दिखाया जा सके कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, किस आधार पे हुआ है। क्योंकि लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ही अनोखा है, इससे पहले यूके के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है। यूके का जो सिविल सर्विस फास्ट स्ट्रीम प्रोग्राम है, ये भी डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर से स्पेशलाइज स्किल और एक्सपर्टीज को सीधा रिक्रूट करते हैं, जिनका फायदा उनको मिलता है। लेकिन हमें यह देखना होगा कहीं यहाँ पर फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म या बायस जैसी चीजें ना नजर आए, है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। दूसरा, यहाँ पे देख सकते हैं जो लेटरल एंट्रेंट्स होते हैं उनको एक इंटेंसिव प्रोग्राम प्रोवाइड करवाना ये भी जरूरी है, ताकि वो जल्द से जल्द इन चीज़ों को समझे और उस कॉम्प्लेक्स नेचर को समझकर एक बढ़िया जो चेंजेस है वो लेकर आने के ऊपर काम कर सके। नहीं तो फिर उसे समझने में ही काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। आप देखिए, भविष्य में कोई भी लेटर एंट्री का आर्टिकल आता है तो मुझे नहीं लगता कुछ भी पढ़ने की जरूरत है। जो अपडेट होगा न्यूज़ वो पढ़ लेना। बैकग्राउंड डेटा जो आपको कुछ लिखने आना है एग्जामिनेशन में, अगर कुछ लिखना वगैरह है, वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में। ठीक है, तो आर्टिकल को इसी तरीके से कवर करो 360 डिग्री में कि एक बार समाप्त हो, आगे भविष्य में जो भी एडिशन होता रहे केवल न्यूज़ ऐड करते चलो और ये बेसिक डेटा आपका रेडी रहेगा। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन यह है, व्हाट इज द लेटरल एंट्री स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट इनटू सिविल सर्विसेज एंड व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड इट्स इंप्लीकेशंस। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में आपने लिखना है। ठीक है, तो लेटरल एंट्री स्कीम भारत सरकार की क्या है पहले तो ये बताइए, इसके फायदे, इसके नुकसान, प्लस इसका यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इसको लागू करने से वो क्या है वो आपने समझाना है। एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं में सरकार की जो यहाँ पर पार्श्व प्रवेश योजना है, इसके गुण दोष क्या हैं और इसके नेतार्थ क्या है ये बताइए 15 मार्क्स में, और 250 शब्दों में ये लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और डेली बेसिस पे अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट करते हैं। अपने आंसर को सबमिट दोस्तों आप लोग भी करिए और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करने की कोशिश क्या कीजिए। एटलीस्ट आप दो आंसर्स रिव्यू कर सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा, सामने वाले को भी फायदा होगा। हो सकता है आपको कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स मिल जाए जो आपने नोट्स में आप इंक्लूड कर सको। सामने वाले के आंसर में अगर कुछ गलतियां आपको लग रही हैं या कुछ लगता है आपके हिसाब से ये चेंज हो सकता है तो आप उसको बता सकते हो। तो इस बेसिस पे वो पर्टिकुलर ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नाउ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने यहाँ पर ये सभी डेटा देखा, आर्टिकल पढ़ा, बैकग्राउंड डेटा देखा, लेटरल एंट्री के बारे में समझा, ये सब चीज़ें आपको एक कह सकते हैं प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ में प्रोवाइड करवाई जाती हैं इस ग्रुप के अंदर में। तो आपको एक ऐसा पीडीएफ मिल जाता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहां पे आपका सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर हो जाता है। कहने का मतलब है, करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी यूपीएससी के लिए, 1.5-2 साल का डेटा चाहिए, वो सब इकट्ठा एक जगह मिल जाएगा आपको। सीक्वेंस वाइज मैनेज होगा, डेट वाइज पढ़ा होगा, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों, ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप उसको भी अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ कहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाकी मेक श्योर क्या करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 का लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी सपोर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में आज देखा होगा, हमने द हिंदू के साथ साथ इसमें इंडियन एक्सप्रेस भी जोड़ा है, क्योंकि मैं इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो सेपरेट आज रिकॉर्ड नहीं कर पाया था तो इसमें इंक्लूड किया है। देखो यार, पता है कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं अपने साथ में, मैं आपको शेयर करता हूँ। आपने देखा होगा पैटर्न आपको पहले जैसा नजर आ रहा होगा, पहले से हो ये रहा है, पता नहीं मतलब हमारे ही पीछे सब क्यों पड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो YouTube ने क्या किया है, जो हमारे पुराने वीडियोस हैं, जितने भी पुराने वीडियोस हैं, स्टार्टिंग का जो सबसे पहला आज से 3-4 साल पहले भी अपलोड किया हुआ है, उसको भी डिमोनेटाइज कर दिया है। कुछ वीडियोस के ऊपर में प्योर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। अरे भाई 2-2 साल 3-3 साल से वो पड़े हैं, आज तक रिस्ट्रिक्शन आपने लगाई नहीं तो अचानक से क्यों लगा दिए। ऐसा यहाँ पर हो रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद
मुझे आप ये बताओ, आप यूट्यूब पे देखते होंगे हज़ारों द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो अपलोड होते होंगे। सभी जगह पर यहाँ पे वो लोग आर्टिकल इस्तेमाल कर लेते हैं, आर्टिकल लगा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कोई कोई सीधा डायरेक्ट न्यूज़पेपर इस्तेमाल कर देता है, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी आपको पता होगा जुलाई से पहले मैं इसी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड किया करता था, वो भी बेस्ट हुआ करता था। लेकिन फिर मैंने यहाँ पर सीधा सोचा थोड़े बहुत आर्टिकल से पढ़ा हूँ, है ना, मतलब वीडियो जल्दी नहीं हो अपलोड हो पा रहा। देखो इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, आपने देखा होगा कि कितना समय लगा इन सब डेटा को तैयार करने में। रात भर बैठ के तैयार होने के बाद जाके तब वीडियो रिकॉर्ड हो पाता है। तो इस पीपीटी को तैयार करने की जो मेहनत है, पीछे 7-8-10 घंटे की मेहनत है, उसके बाद जाके वीडियो रिकॉर्ड हो पाता है। वैसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं था, सीधा आर्टिकल चिपकाया, बैकग्राउंड डेटा डाला और यहाँ पे सीधा पढ़ा दिया। लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन आ रही है यार बार बार, फिर से मेरे पास में कंप्लेंट्स आ रही हैं, वार्निंग्स आ रही हैं। पहले मैं कॉपीराइट स्ट्राइक भी उसको रिसीव कर चुका हूँ, आपने देखा होगा, मैंने आपके साथ में स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है उस स्ट्राइक का। तो क्या पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन खैर चलो जो भी है सब चीज़ें मैनेज करेंगे। वीडियो तो नहीं रुकेगा, वीडियो तो डेली आएगा चाहे कुछ भी हो। बट अब तो सच में, पहले तो मैं सोच रहा था चलो हो गया यार, टेक्नोलॉजिकल कोई इशू होगा जो भी होगा, बट अब बार बार जब मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ वापस ऐसा हो जाता है। मैं कुछ मतलब वो नया पैटर्न, वो जो अपना पहले था न्यूज़पेपर वाला, वो मैंने स्टार्ट किया था अभी जुलाई के महीने से, फिर ऐसे ही हो गया। बाहर से फोर्स लगाई जा रही है, यानी क्या हो रहा है यार, लेकिन पता नहीं, चलो जो भी होगा खैर मैनेज कर लेंगे। और इतनी कमज़ोर विल पावर नहीं है कि बार बार रिस्ट्रिक्शन की वजह से हार मान जाएंगे। अपना वीडियो क्रिएट होगा और जितनी बार डाउन हुआ है उससे ज़्यादा बेटर तरीके से नेक्स्ट डे पर मैंने आपके सामने वीडियो को प्रेजेंट किया है। कुछ वीडियोस मेरी पिछली रिपोर्ट भी की गई हैं, मुझे नहीं पता क्यों रिपोर्ट की गई हैं, उसमें ऐसा कुछ कंटेंट नहीं है, ना ही मैंने कुछ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऐसा कुछ मैं बोलता भी नहीं यार, है ना, वीडियोस के अंदर में कि कोई किसी के साथ में कोई फालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट, उन सब चीज़ों में फालतू में इंटरेस्ट लेता भी नहीं। मेरे लिए कई बार काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर मेंशन भी किया अलग अलग वीडियोस में, लेकिन मैंने उसका कभी जवाब भी नहीं दिया। मुझे खुद यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो शेयर कर देते हैं कि सर आपके बारे में ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, बोलने दो, छोड़ो, क्यों बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो, बोलते बोलते अपना आप चुप हो जाएंगे, काम खत्म। खैर यार जो भी है, चीज़ जैसी भी है, आप लोगों ने सपोर्ट किया है चैनल को। फ़िलहाल थोड़ा सा वीडियो हो सकता है यहाँ पर डिले हो जाए अभी थोड़े दिनों के लिए, तो मैनेज करना यार, क्योंकि ऐसे कंटेंट को रेडी करने में समय लगता है। लेकिन बिलीव मी, ये वीडियो बेस्ट है। फिर भी अभी मैं, मतलब पहले हम यही वाला कंटेंट अपना रहे थे, यहाँ पे कंटेंट रेडी तो किया, लेकिन इसको पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आता है, प्लस वीडियो की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, मेरा फ्री हैंड हो जाता है, कई सारी चीज़ों को मैं इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अब इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल लगा दिया, तो ये भी हम समझेंगे, जो कि एक्सप्लेन सेक्शन पर पब्लिश हुआ है। तो चलिए कवर करते हैं। तो दोस्तों परेशान नहीं होएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ यार, पता है मेरे को परेशानी होती है, चैनल पे दिक्कत होती है, तो आप लोगों को भी सिंपल सी बात है वो फेस करनी पड़ती है। लेकिन अब परमानेंटली इसी पैटर्न को रखेंगे, कोई दिक्कत होएगी नहीं, कुछ चेंज ही नहीं करेंगे, जैसा चल रहा है एज इट इज़ यहाँ पर चलता रहेगा, ठीक है। और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, एक ही वीडियो में इस तरीके से कवर करके दूंगा कि पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरीके का कंटेंट ना मिल पाए, ऐसा डिटेल्ड एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये जो अगला आर्टिकल है, यहाँ पे बात ये हो रही है, जो बांग्लादेश के अंदर में अभी सरकार गिरी है और जितनी भी ये प्रॉब्लम्स इकट्ठी हुई हैं, उसके बाद शेख हसीना पता है देश छोड़कर निकली, इंडिया में है आज के समय पर। तो बांग्लादेश ने जो लोगों में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक इंतरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। इंतरिम गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है दोस्तों? जो बिना इलेक्शन के बनाई जाए। तो बिना इलेक्शन के सरकार बन गई है, लेकिन उस इंतरिम सरकार के मेन जो हेड हैं वो कौन है? वो है मोहम्मद यूनुस। ये वो पर्सन आपको दिख रहे होंगे। तो बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो है एक नोबल लॉरिएट हैं, नोबल प्राइज विनर हैं, ठीक है। अभी इनके बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है मोहम्मद यूनुस से पहले भी कई सारे बड़े बड़े नोबल लॉरिएट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश को लीड किया है गंभीर सिचुएशन में। लेकिन कई नोबल लॉरेट पास हो गए अपने देश को संभालने में, लेकिन कुछ नोबल लॉरेट्स फेल हो गए। तो मोहम्मद यूनुस का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेस्ट है। ये देखा जाएगा आने वाले कुछ सालों में कि ये बांग्लादेश को क्राइसिस से बचा पाते हैं या और ज़्यादा डुबा देते हैं। तो वही हम डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी रेलिवेंट है कि कौन कौन से नोबल लॉरेट्स हैं जो अपने देश के नेशनल लीडर बनकर आए। तो खबर क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। मोहम्मद यूनुस जो हैं दोस्तों, ये नोबल पीस प्राइज़ विनर हैं। 2006 में इनको इस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए बांग्लादेश की मेन सरकार या बांग्लादेश के सबसे पावरफुल व्यक्ति इनको कह सकते हैं आप। अब ये किस लिए जाने जाते हैं? मोहम्मद यूनुस ने लगातार माइक्रो फाइनेंस पे काम किया है, पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर, गरीबी को कम करने के ऊपर स्पेशल फोकस किया है। इकोनॉमिक्स के अंदर में इनकी एक्सपर्टीज़ है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे एक्सपर्टीज़ है। तो हो सकता है आगे ये अपने देश के अंदर में गरीबी कम कर सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकें। तो इस बेसिस पे भी जो लोग हैं उनमें एक आशा नज़र आ रही है, वो देखा जाएगा आने वाले समय पर क्या होता है। लेकिन
मोहम्मद यूनुस के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कई सारे देशों के और भी इंपॉर्टेंट नोबेल लॉरेट्स निकल कर आए जिन्होंने अपने देश को लीड किया। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनकी बात होती है और एसएससी के अंदर ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बन चुका है, लेस्टर बी पियर्सन के बारे में। ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सर्व करते हैं 1963 से लेकर 1968 के बीच में, और ये लिबरल पार्टी के एक लीडर भी रह चुके हैं। तो इन्होंने नेशनल पेंशन प्लान जैसी चीजें इंट्रोड्यूस की, फैमिली असिस्टेंस प्रोग्राम लेकर आए, ओल्ड एज सिक्योरिटी के ऊपर काम किया। तो कनाडा के अंदर हेल्थ केयर को लेकर बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। ये भी एक नोबेल लॉरेट है। इनको 1957 में नोबेल पीस प्राइज का जो विनर है वो घोषित किया गया था। किनको? इन्हीं की बात कर रहे हैं अभी हम, लेस्टर बी पियर्सन की। इनके साथ साथ दूसरे जो व्यक्ति हैं दोस्तों वो है लेक वेलेसा। तो लेक वेलेसा यहाँ जब बात होती है तो ये है वो पर्सनैलिटी। ये एक पॉलिश एक्टिविस्ट है जो कि यहाँ पे लगातार कम्युनिज्म के अगेंस्ट में खड़े रहे, और ये बेसिकली पोलैंड के एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनकर आए 1990 से लेकर 1995 के बीच में। इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया। ये भी नोबेल पीस प्राइज के विनर हैं। 1983 में यहाँ पर इस प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे। अब जो तीसरी लीडर हैं दोस्तों वो है ऑन्ग सान सू की। इनका तो नाम आपने सुना होगा। बेसिकली यहाँ पर म्यांमार की ये लीडर रह चुकी हैं। फिलहाल म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, मिलिट्री रूल चल रहा है, इस वजह से इनको भी यहाँ पे अरेस्ट वगैरह कर रखा है, डिटेन में है। तो ये है ऑन्ग सान सू की। दोस्तों म्यांमार की एक इंपॉर्टेंट हेड, सरकार की हेड। 2016 से लेकर 2021 तक इन्होंने सत्ता चलाई, म्यांमार को लीड किया, लेकिन म्यांमार में फिर मिलिट्री रूल आ गया। उससे पहले भी मिलिट्री रूल हुआ करता था। 2010 में मामला ठीक हो रहा था म्यांमार के अंदर में, बट सिचुएशन फिर से वही हो चुकी है, तख्ता पलट हो चुका है, मिलिट्री के पास में सारा कंट्रोल है। जब बात आती है ऑन्ग सान सू की, तो इन्होंने यहाँ पर दोस्तों अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की जिसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, एंटी जनता पार्टी यहाँ पर ये बनाई इन्होंने। ठीक है, मतलब स्पेशली म्यांमार की जो आर्मी है उनके अगेंस्ट में, यहाँ पर मिलिट्री रूल के अगेंस्ट में ये पार्टी बनाई, जहाँ पे इन्होंने डेमोक्रेसी की बात की, लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। ये चुन कर भी आई, लेकिन मिलिट्री ने यहाँ पर सब तख्ता पलट कर दिया। तो ये भी एक नोबेल पीस प्राइज विनर हैं दोस्तों। 1991 में यहाँ पर जो इन्होंने बिना हिंसा के डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ी थी म्यांमार में, उसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को कभी नहीं भूला जा सकता। बहुत सारे एग्जामिनेशन में इनके बारे में क्वेश्चन बन चुका है। तो ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बनकर आए दोस्तों। साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट जो कि इलेक्ट होता है 1994 में। इन्होंने जो अपार्थीड सिस्टम था, अपार्थीड सिस्टम क्या होता है, जो रंग भेद होता है, रंग को लेकर जो भेदभाव हो रहा था वहां पर, उसके खिलाफ में इन्होंने पूरा का पूरा प्रोग्राम चलाया। इनके साथ एक और व्यक्ति फ्रेडरिक विलियम डे क्लर्क, इनका सपोर्ट मिला। इन दोनों को यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया 1993 में। नेल्सन मंडेला जी की जब बात होती है तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया 1943 में, और लगातार कोशिश की कि जो भी यहाँ पर रंग को लेकर भेदभाव हो रहा है देश में, उसको पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इसी आधार पर लगातार प्रोटेस्ट करते करते इनको अरेस्ट कर दिया गया था। 1962 में उम्र कैद की सजा दे दी गई थी इनको, लेकिन होता यह है 27 साल बाद इनको छोड़ दिया जाता है। फिर 1990 में ये रिलीज होते हैं। आने वाले 4 साल के अंदर में इन्होंने और कई सारी अपने फ्रेंड के साथ में या प्रेसिडेंट के साथ में काम किया, और उसके बाद में जो ये रंग को लेकर भेदभाव चल रहा था उसको खत्म करने में सक्सेसफुल रहे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लीडर के तौर पर उभर कर आए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और लीडर है, नाम है जोस रैमोस होर्टा। तो ये दोस्तों ईस्ट तैमूर के प्रेसिडेंट हैं। ईस्ट तैमूर पता है एक पर्टिकुलर कंट्री है, 2022 से अभी तक ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं, और इन्होंने भी लगातार यहाँ पर कह सकते हैं अपने देश के लिए बहुत कुछ काम किया। एक फर्स्ट न्यू सोवरन कंट्री बनाया 21st सेंचुरी के अंदर में, इंडोनेशिया से आज़ादी ली साल 2002 में। इनको भी नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 1996 में। लेकिन ऐसे दोस्तों कई सारे और भी लीडर्स हैं जो सत्ता को संभाल चुके थे, उसके बाद उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। जैसे एक फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर है, नाम है शिमोन पेरेस, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। ऐसे दोस्तों और भी कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं जिनका टेन्योर चल रहा था, जो बेसिकली यहाँ पर प्रेसिडेंट थे या प्रधानमंत्री थे, तो उस समय पर इनको अवार्ड मिला अपने टर्म्स के दौरान पर। तो उसमें यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा का नाम आता है, फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल का नाम आता है, इथियोपिया के यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं एबी अहमद, इनका नाम आता है। तो ये वो लीडर्स हैं जब सर्व कर रहे थे तो उस दौरान यहाँ पर इनको ये अवार्ड मिला, यानी नोबेल पीस प्राइज मिला। तो ध्यान रखिएगा, नोबेल पीस प्राइज की यहाँ पर ये सब कुछ बात हो रही है, और कौन कौन से लीडर ऐसे थे जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला, उन्होंने अपने देश को संभाला। तो वही केस अभी मोहम्मद यूनुस के साथ में भी नजर आया। लेकिन यहीं पर मैं एक चीज और ऐड ये कर दूं, क्या ये जरूरी है कि नोबेल पीस प्राइज अगर देश संभाल रहा है तो वो विनर उस देश को सही तरीके से आगे ले जाए?
ऐसा दोस्तों 100% पॉसिबल नहीं है, ज़्यादातर केस में हुआ है ऐसा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर यह मामला फेल हुआ। जैसे इथियोपिया के अंदर में जो एबी अहमद हैं, ये भी नोबेल पीस प्राइज विनर थे 2019 में। फिर उसके बाद म्यांमार की ऑन्ग सैन सू की हो गई, यहां पर फिर भी तख्ता पलट हुआ, देश के अंदर में सारा का सारा जो हालात है वो बिगड़ चुका है। तो ऐसा नहीं है हमेशा सभी नोबेल लॉरेट सक्सेसफुल हुए हों, कुछ यहां पर फेल भी हुए हैं देश को संभालने में। इसी वजह से बोला मोहम्मद यूनुस का टेन्योर आने वाले समय पर देखने लायक होने वाला है। नाउ क्वेश्चन यह है कि अगर मान लीजिए किसी नोबेल लॉरेट को अगर कोई लीडरशिप मिल जाती है तो क्या उसका कोई फायदा होगा क्या? हाँ, बिल्कुल फायदा होगा भाई, इससे इंटरनेशनल अटेंशन मिलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है, ऑब्वियस ही बात है उसके बड़े अचीवमेंट्स हैं उसके जिंदगी में, है ना। नोबेल लॉरेट्स हमेशा पीस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स इनकी बात करता है, तो वो देश के लिए सही आदमी है। समझ गए? कई बार यहां पर जो लोग होते हैं वो इंस्पिरेशन लेते हैं इन सब चीज़ों से, इन लोगों से, तो ये बेस्ट रोल हो सकता है लोगों के लिए। तो इस वजह से नोबेल लॉरेट्स का जो इंपॉर्टेंस एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए वो ज़्यादा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। कहोगे सर हमें ये सब कुछ पढ़ना ज़रूरी था? बिल्कुल ज़रूरी था। ज़रूरी इसलिए था क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए यूपीएससी का 2008 का ये क्वेश्चन ये था, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट शेयर द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स विद इट्स सन। तो कौन सा साइंटिस्ट था जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला लेकिन उन्होंने अपने बेटे के साथ में शेयर किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम हेनरी ब्रैग। तो उन्होंने अपने बेटे के साथ में यह प्राइज को शेयर किया। फिर 2008 में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया, एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट नाम है जेम्स डी वॉटसन, तो इनको किस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए ये अवार्ड मिला था? तो जेनेटिक्स में इन्होंने काम किया, जिस वजह से यहाँ पर इनको ये नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। मैंने आपको बताया किसको पीस प्राइज मिला, अभी इन लीडर्स के बारे में डिस्कशन किया। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आज के न्यूज़पेपर में हमारे पेज नंबर 1 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में हम लिंक करने वाले हैं। बात हो रही है भारत और मलेशिया के बारे में। अभी आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के विजिट पर हैं और मलेशिया के साथ में डिस्कशंस हो रहे हैं। सॉरी, मलेशिया के विजिट पर बोल रहा हूं मैंने मलेशिया की जगह भारत बोल दिया। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए हैं दोस्तों इंडिया के अंदर में, तो उनके साथ में ये डिस्कशन चल रहा है, बातचीत चल रही है। तो अभी मलेशिया ने काफ़ी सारे मुद्दे भारत के साथ में उठाए हैं, आपको चलो मैं बताता हूं। पहले आर्टिकल समझ लेते हैं क्या डिस्कशन हो रहा है। तो दोस्तों इंडिया और मलेशिया ने डिसाइड किया है कि एक दूसरे के जो संबंध है उसको और ज़्यादा मजबूत करेंगे, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे ये काम करने वाले हैं। ये सब कुछ बात तब हो रही है जब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ये भारत आए हैं, और अभी मलेशिया भारत के बीच में कई सारे टेंशन्स भी है, उनको भी रिजॉल्व किया जाएगा। ये दोनों लीडर्स ने मिलकर लगातार कई सारे डिसीजन लिए हैं ताकि दोनों देशों के रिलेशंस को मजबूत किया जाए, पार्टनरशिप को और बेहतर किया जाए। साथ ही साथ में मलेशिया हमसे बोल रहा है कि हमें ब्रिक्स का हिस्सा बना दो, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो मलेशिया बोल रहा है हमें भी ऐड कर लो यार, है ना, हमको भी बेनिफिट्स मिलेंगे जो ब्रिक्स को मिल रहे हैं। तो इंडिया कह रहा है ठीक है हम काम करेंगे और आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ध्यान रखेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको भी यहाँ पर ब्रिक्स का हिस्सा बनाया जा सके। देखिए मलेशिया जो है ना ये आसियान का देश है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। ये आपके 10 कंट्रीज आते हैं आसियान के अंदर में, तो मलेशिया उसी का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है जो भारत के साथ में बहुत सारा व्यापार भी करता है। आपको याद होना चाहिए मलेशिया से हम ढेर सारा पाम ऑयल परचेज करते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया भर भर के पाम ऑयल हमको प्रोवाइड करवाते हैं, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। समझ गए? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये तो आर्टिकल है सभी पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैकग्राउंड डेटा पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए भारत और मलेशिया के जो बायलैटरल रिलेशंस है वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि आपका जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर में सिलेबस है जहाँ से आपको लिंक करना होगा। तो भारत ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मलेशिया के साथ में बनाए थे 1957 में। दोनों देश तब से ही अपने स्ट्रांग रिलेशनशिप को मैनेज कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप मजबूत होता है 1960 में, जब एक पर्सनल फ्रेंडशिप शुरू होती है। हमारे भारत के उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे तुंकु अब्दुल रहमान पुत्र। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर अपनी रिलेशनशिप या फिर कह सकते हैं पर्सनल फ्रेंडशिप के बेसिस पे दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करते हैं। और आज के दौरान यहाँ पे देखें तो भारत मलेशिया दोनों क्लोज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशियो कल्चरल रिलेशंस को भी मैनेज करते हैं। मलेशिया करंट समय पर एक ऐसा देश है जहां पर 2.95 मिलियन से ज्यादा भारतीय प्रेजेंट है, इंडियन डायोस्पोरा है। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन की कम्युनिटी दूसरी सबसे लार्जेस्ट मलेशिया में है। पहले तो यहाँ पर यूएस में, बट आप समझ सकते हैं कितने लोग मलेशिया में करंट समय पर प्रेजेंट हैं। अच्छा, कहाँ पर है फिर मलेशिया? तो दोस्तों ये है इंडिया का मैप, और मलेशिया को देखोगे तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन में जाना है, ये लिखा है मलेशिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा
इस तरीके से क्लियर करूं, ये आपको पर्पल कलर दिख रहा है यहाँ पे, यही है मलेशिया, इतना याद रखिए। अब देखिए भारत से ऑब्वियस सी बात है, ये वाली जो डायरेक्शन है ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और ये हमारा पूरा साउथ एशियन पोर्शन है। तो इस वजह से ये जो कंट्रीज हैं ये वाली ये कहलाती हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आते हैं, जूम करके देख लेते हैं मलेशिया को। तो ये तो हमने देख लिया था, यहीं पर कैम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया ये रहा। अब जूम कर दें तो मलेशिया ये है, इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर। आसपास कौन कौन से देश हैं, कैम्बोडिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, और ये यहाँ पे इसका साउथ चाइना सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब दोस्तों ये तो हमने डिस्कस कर लिया इनके संबंध की मजबूती शुरू कैसे हुई, और आज के समय पर भारत और मलेशिया के कमर्शियल रिलेशंस बहुत मजबूत हैं। मलेशिया दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत के लिए करंट समय पर, और दोनों के बीच में एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, जहां पे व्यापार में एक दूसरे को छूट देते हैं। गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पर इसको लेकर आपस में कोलैबोरेट करते हैं। कई सारे आइटम्स जो आज हम मलेशिया को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स, मीट, एडिबल मीट, उसके अलावा आयरन, स्टील, कॉपर, ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे हम मलेशिया को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन मलेशिया से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं। तो इंपोर्ट क्या करते हैं, जिसमें यहाँ पर आपका पाम ऑयल है, मिनरल फ्यूल है, मिनरल ऑयल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट्स, एनिमल वेजिटेबल फैट ऑयल, ये सब चीज़ें मलेशिया से हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये इनका व्यापार हो गया। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, निवेश की। तो निवेश के पर्सपेक्टिव से भी मलेशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि मलेशिया की जो रैंक है वो 26वें नंबर पर आता है। मलेशिया 26th सबसे बड़ा निवेशक है भारत में, जहां पे इन्होंने साल 2000 से लेकर 2022 के बीच में $1.16 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट भारत में किया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मलेशिया ने किया है इतना दोस्तों। तो मलेशिया का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस हमारे देश में है इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी। लेकिन क्या भारत ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया? देखिए इंडियन कंपनीज भी बहुत इन्वेस्टमेंट करती हैं। इंडियन कंपनीज ने लगभग 250 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं मलेशिया के अंदर में, उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, और उन प्रोजेक्ट्स की वैल्यू लगभग $2.62 बिलियन से ज़्यादा है। तो करंट समय पर भी अगर हम देखें तो 150 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां हैं, 61 इंडियन जॉइंट वेंचर कंपनियां हैं, 3 इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जो मलेशिया में काम कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर दोनों देश एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और करंट समय पर भारत मलेशिया के बीच में जो व्यापार हो रहा है, ट्रेड सेटलमेंट्स हो रहे हैं, इसमें इंडियन रुपी का भी ये यूज़ करते हैं व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो इकॉनमी रिलेशन भी क्लियर हो गए। अब बात आती है दोनों देशों के डिफेंस रिलेशंस के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भारत और मलेशिया के बीच में कई सारे अभ्यास होते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति, कहने का मतलब है भारत और मलेशिया की आर्मी के बीच में, इन दोनों की आर्मी के बीच में एक अभ्यास होता है हरिमऊ शक्ति। इन दोनों देशों के नेवी के बीच में जो अभ्यास होता है उसको बोलते हैं समुद्र लक्ष्मण मैरीटाइम एक्सरसाइज, और इन दोनों देशों के एयरफोर्स के जो बीच में होता है उसको बोलते हैं उदर शक्ति। तो उदार शक्ति रिसेंटली अभी चर्चाओं में भी था, तो दोस्तों इसको ध्यान भी रखना है आपने। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी मिलन एक्सरसाइज भी होती है जहाँ पे मलेशियन नेवी जो है पार्टिसिपेट करती है, ये ध्यान में रखना होगा। चलिए आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में पेज नंबर 10 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है दोस्तों, ये हमारे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पर प्रेजेंट है, तो उसको आप एज अ एडिटोरियल भी ट्रीट कर सकते हैं। बात हो रही है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है और इसमें कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, आगे क्या क्या करने की ज़रूरत है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं, कौन कौन से चैलेंजेस यहाँ पे आज के समय पर हमें फेस करने पड़ रहे हैं, वो समझाया गया है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में। आइए समझते हैं और विस्तार से बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताने वाला हूँ इथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या है। पहले हमें समझना होगा, देखिए दोस्तों आज के समय पर जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है, उसकी जो ज़रूरत है भारत को वो बहुत ज़्यादा है ना। तो इसके लिए यहाँ पर जो कच्चा तेल है ये इंडिया इंपोर्ट करता है दुनिया भर के कई सारी कंट्रीज से, कई सारे देशों से परचेज करता है। स्पेशली यहाँ पे अरब नेशन से सबसे ज़्यादा ये कच्चा तेल परचेज किया जाता है ना। अब बात यह है दोस्तों कि जो ये कच्चा तेल हम परचेज कर रहे हैं, इसको रिफाइन करके पेट्रोल वगैरह बनाते हैं, ये सस्ता नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर लगातार इसके प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसके बाद ये हमको बहुत महंगा पड़ने लगा है, और करंट समय पर हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ दोस्तों यही कच्चे तेल से जो पेट्रोल वगैरह बनता है, इससे जब हम गाड़ी मोटर चलाते हैं तो प्रदूषण यानी पोल्यूशन बहुत होता है, और पोल्यूशन होने के नाते इंटरनेशनल प्रेशर भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है।
है ना। तो उन्हीं सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमें इथेनॉल की ज़रूरत है। अगर हम इथेनॉल अच्छे से बना लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस कर लेंगे तो हम पेट्रोल के साथ में इथेनॉल मिला सकते हैं। तो जैसे आज हमें 100% पेट्रोल खरीदना पड़ेगा या कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा, तब हमें 100% की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मान लो केवल 80% यहाँ पर पेट्रोल में यूज़ करेंगे और उसमें यहाँ पे 20% इथेनॉल मिला देंगे, तो हमें पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी तो लेकिन कम होगी, क्योंकि हम इसमें इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं और इथेनॉल हम अपने देश में बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके जो कच्चे तेल के ऊपर निर्भरता है वो हमारी कम हो जाएगी। यही मेन पर्पस है इथेनॉल का। ठीक है, तो इथेनॉल क्या है दोस्तों, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बिल्कुल क्लियर होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, जिसका कोई कलर नहीं है, ऐसा लिक्विड होता है, तुरंत आग पकड़ सकता है। इसको आप पेट्रोल में मिला देंगे तो बढ़िया काम करेगा, उससे गाड़ी चल सकती है। तो 100% पेट्रोल की जरूरत नहीं है, आप उसमें इथेनॉल मिला के यूज कर सकते हैं। सवाल यह है इथेनॉल बनता कैसे है। तो दोस्तों जो शुगर होती है, स्पेशली यहाँ पर गन्ना है ना, और मक्का है, कॉर्न वगैरह है, इन सब चीज़ों से बनता है ये इथेनॉल। लेकिन हमें इसके लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। देखिए जो इथेनॉल के अंदर में फर्मेंटेशन होती है, ये करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं होगा। अच्छा ये क्या है, देखिए इथेनॉल फर्मेंटेशन को हम कभी कभी अल्कोहल फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो शुगर होती है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। शुगर बेसिकली आप क्या समझ रहे हो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब चीज़ें। गन्ने में भी प्रेजेंट चीनी है, जो ये मिठास है, इसको यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना होता है सेल्यूलर एनर्जी में। ठीक है, तो अगर हम शुगर को सेल्यूलर एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे तो इसी को यहाँ पर बोलते हैं इथेनॉल फर्मेंटेशन। समझ गए। तो इथेनॉल ऐसे ही प्रोड्यूस किया जाता है, हमें इथेनॉल मिल जाता है और इसका जो बाय प्रोडक्ट निकल कर आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो ऐसा यहाँ पे इथेनॉल मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे मक्के वगैरह से, कॉर्न वगैरह से हम इथेनॉल बना सकते हैं। बस फर्मेंटेशन करना होगा, उसके अंदर में जो शुगर कंटेंट है, अब शुगर कंटेंट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज के फॉर्म में हो सकता है, उसको सेलुलर एनर्जी में कन्वर्ट करना है। मिल गया इथेनॉल। अब बताइए इथेनॉल का करेंगे क्या। इसके वेरियस यूजेस हैं, जैसे इसका बेवरेज में इस्तेमाल होता है। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो आपके जितने भी शराब हैं उसके अंदर पाया जाता है। उसके अलावा बियर, वाइन, स्पिरिट्स, इनमें भी पाया जाता है। आप इसको एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ बायोफ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने पेट्रोल के साथ में ब्लेंड कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि ब्लेंड करने की बात आती है, तो यहाँ पे इस वजह से भारत फोकस कर रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के ऊपर में, जहाँ पे हम अपने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इथेनॉल के और भी कई सारे वेरियस यूजेस हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, क्योंकि आराम से ये इथेनॉल डिसॉल्व हो जाता है, मिल जाता है। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, परफ्यूम के अंदर में, या दूसरे प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। इतना ही नहीं, मेडिकल सेक्टर में भी इथेनॉल का इस्तेमाल होता है, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, या मेडिकल के अंदर में, लैबोरेटरीज के अंदर में भी यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे इथेनॉल यूजेस की। इथेनॉल क्या है, कैसे बनता है, इतना कहानी आपको समझ में आई। अब दोस्तों यहीं पर बात आती है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में, कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या है। देखिए ये इनिशिएटिव भारत सरकार के थ्रू शुरू किया गया इनिशिएटिव है, जहां पे हमारा मेन पर्पस है कि भाई पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाए, जिससे दुनिया भर के देशों के ऊपर जो हमारी निर्भरता है, जहां से हम ये कच्चा तेल भर भर के परचेज कर रहे हैं, उसको कम परचेज करें। सिंपल सी बात है ना। इथेनॉल मिला देंगे उसमें तो पैसा कम खर्च होगा, इथेनॉल हमारे देश में बन रहा है, उसको बनाने में फ़ायदा ज़्यादा होगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि शुगर केन वगैरह ग्रो किया जाएगा। तो इस प्रोग्राम का मेन पर्पस अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या है, जो हमारे फ्यूल का इंपोर्ट है, कच्चे तेल का इंपोर्ट है, उसको कम करना, क्योंकि इसके लिए पैसा बहुत खर्च करना पड़ रहा है। तो स्टार्टिंग में हमने टारगेट ये रखा था कि हम अपने पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाएंगे, फिर हमने टारगेट बढ़ाया कि 20% इथेनॉल मिलाएंगे। धीरे धीरे करके यहाँ पे दोस्तों हमारा टारगेट है कि इसको आगे और बढ़ाने वाले हैं, 25-30% तक लेकर जाने वाले हैं, जिसमें इथेनॉल मिलाया जाएगा। ठीक है, अब इथेनॉल बनता कैसे, मैंने आपको बता दिया। कोई आपने फसल ले ली, फसल में आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं, जैसे शुगर केन जूस हो गया, शुगर सिरप हो गया, या कुछ अनाज होते हैं टूटे फूटे खराब, वो हो गए। उन क्रॉप्स को यहाँ पे फर्मेंट करना होगा। वो फर्मेंटेशन क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। फिर प्योरीफाई करना होगा, फिर इथेनॉल मिल जाएगा, उसको पेट्रोल में मिला दो, फ्यूल में भर के सीधा स्टेशन तक पहुँचा दो, यानी पेट्रोल पंप तक पहुँचा दो, और फिर गाड़ियों में उसका यूज़ करो। समझ गए। बाकी ये मैंने आपको इथेनॉल के बारे में बेसिक चीज़ें बता ही दी हैं कि क्या क्या यहाँ पर चल रहा है। चलिए दोस्तों क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा मेन टारगेट है 2025 तक हम 20% इथेनॉल को ब्लेंड करें पेट्रोल में। अभी तक हम 10% इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल में मिला रहे हैं, और आराम से यहाँ पर यूज़ हो रहा है।
टारगेट्स बड़े हैं आने वाले समय पर। इससे पोल्यूशन भी कम होगा, ऑयल इंपोर्ट्स कम होगा। इसके लिए सरकार ने E100 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रधानमंत्री जीवन योजना शुरू की, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो इस इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के ऊपर हमें स्पेशल फोकस करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ जो अगला न्यूज़ आर्टिकल है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ है। बात ये हो रही है, इस आर्टिकल को आप GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाएंगे। करेंट समय पर दिल्ली और भी कई सारे यहाँ पर स्टेट्स हैं जो बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं ग्राउंड लेवल ओजोन से। तो ग्राउंड लेवल ओजोन क्या है और इसका रिकॉर्ड भयंकर तरीके से नज़र आ रहा है करेंट समय पर भारत में। तो इसको लेकर कुछ आर्टिकल हमारे सामने है, बहुत अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। ओजोन लेयर को लेकर UPSC पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूज़ में क्या है देखो, रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की। उन्होंने ये बोला कि भाई बहुत सारे शहर हैं भारत के अंदर, बड़े शहर, जहाँ पे ग्राउंड लेवल का जो ओजोन है वो बढ़ रहा है। ध्यान रखिए, ओजोन 2 प्रकार की होती हैं, अभी आगे दोनों के बीच का फ़र्क बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम ग्राउंड लेवल यानी जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, नीचे ज़मीन पे प्रेजेंट है ओजोन, उसकी हम बात कर रहे हैं। ये लगातार बढ़ रहा है और ये वाली ओजोन बहुत खतरनाक होती है हमारे लिए। अगर ये ओजोन का लेवल बढ़ेगा तो इससे पब्लिक हेल्थ क्राइसिस शुरू हो जाएंगे, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डैमेज होने लगेगा, फेफड़े वगैरह यहाँ पर बुरी तरह से डैमेज हो जाएंगे। तो रिसेंट जो स्टडी पब्लिश हुई उसने ये बताया दिल्ली का NCR रीजन, मुंबई, पुणे, जयपुर, ये वो पर्टिकुलर रीजन है जहां पे लगातार ग्राउंड लेवल ओजोन बढ़ता ही चले जा रहा है। अहमदाबाद में 4000% से ग्राउंड लेवल ओजोन बढ़ गया है, पुणे में 500% से राइज हुआ, उसके अलावा जयपुर में 152% से राइज हुआ। तो हमारे लिए एक सीरियस कंडीशन है जिसके ऊपर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इस ओजोन लेवल का रिस्क क्या होता है। मान लीजिए अगर ये ग्राउंड लेवल ओजोन एक्सपोज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा और आप उस पोल्यूशन के कांटेक्ट में आएंगे तो उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, सीने में दर्द, कफ होना, ब्रोंकाइटिस, उसके अलावा एम्फाइजेमा, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, जहाँ पे आपके लंग्स डैमेज हो जाएंगे, लंग्स में सूजन हो जाएगी, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है। फिर उस ओजोन की वजह से जो ग्रीन एरियाज है वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं, जो हमारे ग्रीन नेबरहुड्स हैं, है ना, ये हॉटस्पॉट एरिया बन चुका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एयर क्वालिटी है वो बर्बाद हो चुकी है, ऐसा हम देख रहे हैं। नाउ अभी सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये ग्राउंड लेवल ओजोन, बार बार ये टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, आखिरकार है क्या ये ग्राउंड लेवल ओजोन। और ओजोन 2 प्रकार की जो होती हैं, तो क्या ये 2 प्रकार अलग अलग हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए दोस्तों, ओजोन लेयर 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है गुड ओजोन और एक होती है बैड ओजोन। जो गुड ओजोन है वो हमारी ऊपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बैड ओजोन हमारे आसपास नीचे एनवायरमेंट में यानी ग्राउंड लेवल पर प्रेजेंट है। देखिए होता यह है कि अगर मान लो सूर्य की किरणें आ रही हैं पृथ्वी तक, अगर ये डायरेक्ट पड़ रही होती तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, इससे अल्ट्रा वायलेट रेज A, B, C आप देख पाते होंगे, आप इसके ग्लासेस भी बनवाते हैं कि UV रेज प्रोटेक्शन वाली ग्लासेस हैं, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूरज की डायरेक्ट किरणें होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं, इससे कैंसर जैसी प्रॉब्लम एक इंसान को हो सकती हैं। लेकिन पता है पृथ्वी के ऊपर में अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं। क्यों? रीज़न यह है क्योंकि बीच में हमारा ओजोन लेयर आ जाता है, तो ओजोन लेयर हमें इन UV रेज से बचा रहा होता है। तो अगर ये बचाता है तो सिंपल सी बात है ये अच्छी वाली ओजोन लेयर है जो ऊपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है, बताइए गुड ओजोन लेयर या केवल ओजोन लेयर वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो जब जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाओगे आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर में अलग अलग लेयर शुरू हो जाती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इस तरीके की लेयर्स होती हैं। तो जो हमारी ओजोन लेयर होती है दोस्तों, उसको ध्यान रखिए वो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में होती है। ये जो पतली सी व्हाइट कलर की आप ये लाइन देख पा रहे हैं, यही हमारी ओजोन लेयर है। सिंपल हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने ओजोन लेयर कहाँ होती है, तो ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में हमारी ओजोन लेयर होती है, जो हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा रही होती है। तो ये तो हो गई हमारी गुड ओजोन लेयर की बात। अब यहीं पर दोस्तों एक हमारे पास में आता है बैड ओजोन लेयर, जो मतलब बेकार वाली होती है, हमारे लिए नुकसानदायक है, वो हमारे ग्राउंड पर प्रेजेंट होती है, जो कि पॉल्यूशन से रिलीज हो रहा है। तो इस वाले ओजोन में होती क्या है, जो बैड वाली है, इसमें दोस्तों आपके वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसको VOC बोलते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, जो आपके अलग अलग एरिया से रिलीज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर ये कैप्चर हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन मैंने ग्राउंड लेवल ओजोन क्या है, आई होप आप बता सकेंगे।
ग्राउंड लेवल ओजोन के अंदर में आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को बर्बाद कर रही हैं, सरफेस को बर्बाद कर रही हैं। समझ गए? उसके अलावा इसी वजह से हम इसको बैड ओजोन बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट से आती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पेशली गर्मियों के दौरान, ये ग्राउंड लेवल ओजोन का फॉर्मेशन और भयंकर हो जाएगा। जो हमने अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली के अंदर में देखा, पुणे में देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला कि लगातार ओजोन लेयर जो स्पेशली बैड वाली है वो भयंकर हो रही है। सवाल यह है कि चलो कोई बात नहीं, अगर ओजोन लेयर बढ़ जाती है तो क्या इसका असर क्या पड़ेगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा? बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमने बड़े बड़े टारगेट सेट कर रखे हैं। कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि साल 2050 तक 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जान जाने वाली है इस ओजोन एक्सपोजर की वजह से। समझ गए? जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, जो लगातार एयर पोल्यूशन है, ये हमारी क्रॉप्स के लिए, हमारी फसलों की हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है, हमारी सीड की क्वालिटी के लिए खतरनाक है। कुछ और इंपॉर्टेंट फसलें जिसमें वीट, राइस जैसी चीज़ें प्रेजेंट है, जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हर कोई गेहूं चावल खाता है भाई, है ना, रोटी चावल सब खाते हैं। तो ये सब चीज़ें बर्बाद हो सकती हैं इस ओजोन पोल्यूशन की वजह से, जिससे देश में फूड को लेकर एक बड़ा क्राइसिस शुरू हो सकता है। ये इंपैक्ट पड़ सकता है ओजोन लेयर का, जो स्पेशली ग्राउंड लेवल ओजोन की हम बात कर रहे हैं। तो भारत के लिए यहाँ पर चिंता का विषय क्या है, कंसर्न क्या है? दोस्तों, भारत जो है दुनिया में 15 जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर है, प्रदूषित कह सकते हैं शहर है, उसमें से इंडिया के 10 शहर ऐसे हैं। आप इमेजिन कीजिए, दुनिया के 15 शहर जो सबसे प्रदूषित हैं, उसमें भारत के टोटल 10 शहर हैं। एयर क्वालिटी हमारी इतनी ज़्यादा बेकार है। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डेटा है और उन्होंने गाइडलाइन शेयर की हुई है, उससे कई गुना ज़्यादा पोल्यूशन हमारे इन शहरों में हो रहा है। देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में अब आज के समय पर जो बूढ़े हैं उनकी भी संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो जैसे जैसे वो बूढ़े होंगे, ओजोन पोल्यूशन भी आने वाले समय पर बढ़ेगा, इससे हेल्थ के ऊपर लगातार बर्डन पड़ेगा, हमारा हेल्थ सेक्टर डगमगाएगा, दूसरी तरफ फूड क्राइसिस शुरू हो सकता है। तो यह है एक सबसे बड़ा चिंता का विषय। अगर हम भविष्य को अच्छे से देख रहे हैं तो उसके हिसाब से यह है ओजोन लेयर की तबाही। सवाल यह है, तो हम इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर लेते? इसको कंट्रोल करो, पोल्यूशन को रोको। देखिए दोस्तों, इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं। जैसे दूसरे एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, वैसा नहीं, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, है ना। तो ये जल्दी से कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इनको रिड्यूस करना। और जो हमारी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है, बस खाली उसको ला सकते हैं, एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं कि इसमें ओजोन पोल्यूशन किस लेवल पर बढ़ रहा है। इसको मॉनिटर करके तब यहाँ पर प्रॉपर एक्शंस लिए जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अब जब बात आती है एयर पोल्यूशन की, तो इसमें वायु को प्रदूषित करने वाली कई सारी गैसेस हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है दोस्तों, ये कहाँ से आती है? ऑयल, कोयला, नेचुरल गैस जला के मिलती है हमको। ये सीधा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकती है। दूसरा होता है यहाँ पर ओजोन। ओजोन यहाँ पर क्या है? बेसिकली जैसा हमने अभी देखा, इसमें आपके पॉल्यूटेंट्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आइज में इरिटेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अस्थमा अटैक हो सकता है। फिर आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपके यहाँ रिलीज होता है जितना भी हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, इंडस्ट्री है, वहाँ से। इससे लंग डिजीज़ हो सकती हैं। फिर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे दोस्तों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसके जलने से यहाँ पर निकलता है, रिलीज होता है। तो इससे भी यहाँ पर ऑक्सीजन डिलीवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये दिक्कतें यहाँ पर एक इंसान को फेस करनी पड़ सकती हैं। फिर ऐसे दोस्तों अमोनिया है, लेड है, पार्टिकुलेट मैटर है, ये सब प्रदूषण है जो हमारे एयर पोल्यूशन के अंदर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आया, मज़ा आ रहा है आज के सेशन में। मज़ा आ रहा है तो वीडियो पे लाइक करके यहाँ पर ज़रूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। 6 लाख सब्सक्राइबर्स का हमारा मेन टारगेट है। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। आज के हमारे न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर ही एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं। क्या बात हो रही है? जो मेघालय का पोलियो केस निकल कर आया है दोस्तों, वो आज के समय पर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। मेघालय में एक पोलियो केस निकल कर आ गया और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं इसको दूसरी बार बोल रहा हूँ, क्यों? रीज़न यह है दोस्तों, क्योंकि 2011 से भारत में कोई पोलियो का केस नज़र नहीं आया। आखिरी केस 2011 में था और इसी आधार पर साल 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया कि भारत में पोलियो का कोई केस निकल कर नहीं आया पिछले 3 सालों में, इसलिए पोलियो फ्री देश बन चुका है। लेकिन अभी मेघालय के वेस्ट गारो हिल से एक हाई अलर्ट जारी हुआ
और एक केस निकल कर आया पोलियो वायरस का। लेकिन क्या ये टैग हमसे छिन जाएगा फिर पोलियो फ्री का? नहीं दोस्तों, ये टैग नहीं छिनेगा, क्योंकि ये जो पोलियो वायरस का केस है ये कोई वाइल्ड पोलियो वायरस का केस नहीं है। ये इन्फेक्शन कुछ लोगों में हो जाता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। तो ये वाला केस भी एक छोटे से बच्चे में नजर आया है दोस्तों, जिसकी हम बात कर रहे हैं मेघालय वाले केस की। तो एक चाइल्ड है, एक छोटा सा बच्चा है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर थी। उसको यहाँ पे आपको पता होगा पोलियो का वैक्सीन वगैरह दिया जाता है, शुरू में ड्रॉप्स दी जाती हैं, सभी बच्चे यहाँ पर लेते हैं ताकि आगे भविष्य में उसको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो यहाँ पर ये पोलियो वैक्सीन दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये बूंद के माध्यम से, ड्रॉप के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन दोस्तों आपको पता है ना, अगर आपको वायरस को काटना है तो उसके लिए वायरस की ही ज़रूरत पड़ती है। वायरस को वायरस ही काटता है। तो जैसे आपने कोविड वायरस की जो आपने वैक्सीन वगैरह ली, उसमें भी वायरस ही प्रेजेंट था, आपके बॉडी में वायरस डाला गया जिससे एंटीबॉडीज एक्टिव होंगी और आपका इम्यून रिस्पॉन्स करेगा और वायरस को बॉडी में मार देगा। वैसा ही सिनेरियो दोस्तों ओरल पोलियो वैक्सीन के साथ में भी है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन में भी क्या होता है, वायरस प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत कमज़ोर सा वायरस होता है, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता, बहुत कमज़ोर सा, जिससे क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करेगा। जब बॉडी में पोलियो वायरस, असली पोलियो वायरस एंटर करेगा तो मारने में हमारी बॉडी सक्षम रहेगी। तो वायरस को वायरस काटता है, हमने समझा। लेकिन दोस्तों ये जो छोटा बच्चा था 2 साल का, इसकी वीक इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा वीक थी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि इस वैक्सीन के अंदर में जो हमने कमज़ोर वायरस प्रेजेंट किया था दोस्तों, वही वायरस की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इसी वजह से बोला जा रहा है मेघालय में जो पोलियो का केस निकल कर आया वो वैक्सीन डिराइव्ड है। वैक्सीन के अंदर जो वायरस प्रेजेंट था उससे ही दोस्तों यहाँ पे उसको पोलियो हो गया। तो फिलहाल कोई एक्चुअल में केस नहीं है, बट ये इन्फेक्शन है। कभी कभी यहाँ पर जो लो इम्यूनिटी वाले लोग होते हैं उनमें ये नजर आता है, समझ गए? तो इसको यहाँ पर हैंडल कर लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एक कंसर्निंग सिचुएशन तो है, हमें ये रोकना होगा। बहुत ही रेयर ओकेजन में ये नजर आता है जब किसी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है उस दौरान। तो यही सिमिलर आर्टिकल पेज नंबर 12 पर भी कवर किया है। लेकिन एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ है कवर करने के लिए। आपको पोलियो के बारे में भी पता होना चाहिए। क्या है पोलियो? पोलियो दोस्तों यहाँ पर एक डेडली वायरस इन्फेक्शन है, एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन, ऐसा वायरस जो एक इंसान की जान ले सकता है। क्योंकि अगर किसी को पोलियो होता है तो सीधा उसके ब्रेन को वो अटैक करता है, नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। मैं आपको बताऊं, पोलियो वायरस के 3 स्ट्रेन पाए जाते हैं। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये तीनों खतरनाक हैं। ये तीनों स्ट्रेन्स आइडेंटिकल हैं। ये पैरालिसिस तक एक इंसान में क्रिएट कर सकते हैं, इवन डेथ भी एक इंसान की हो सकती है। समझ गए? तो ये ध्यान रखिए। तो अब इसकी स्प्रेडिंग की बात करेंगे। पोलियो वायरस फैलता कैसे है? एक इंसान से दूसरे इंसान में आराम से फैल सकता है, ठीक है, अलग अलग रास्तों के माध्यम से। गंदे पानी की वजह से, गंदा खाने की वजह से भी यहाँ पर ये स्प्रेड हो सकता है। और स्पेशली ये उन बच्चों को अफेक्ट करता है जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है। तो ये वायरस जैसे बॉडी में, अगर मान लो किसी के बॉडी में एंटर कर गया, उसकी आंतों में जाने के बाद में वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और लगातार वो इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है कि वो वायरस ब्रेन तक पहुंच जाता है और ब्रेन को चोक कर देगा, आपके बॉडी को पैरालाइज हो जाएगा, यानी बॉडी काम करना बंद कर जाएगी। अब बात यह है कि अगर किसी को पोलियो हो जाए तो उसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जिनको पोलियो हो जाता है वो इतना जल्दी बीमार नहीं पड़ते। थोड़े बहुत लक्षण नजर आते हैं, जैसे बुखार हो गया, थकान होना, जी मचलाना, सर में दर्द होना, पेन होना हमारे हाथों में, पैरों में, ऐसे कुछ केसेस नजर आते हैं। लेकिन कुछ जो रेयर केसेस होते हैं, जो बहुत कम ही से दिखाई पड़ता है, वहां पे जो पोलियो इन्फेक्शन होता है वो परमानेंट लॉस कर देता है हमारे मसल फंक्शंस को। हमारी मसल फंक्शंस पूरी तरह से बेकार हो जाती हैं। और ये पोलियो जानलेवा हो सकता है तब जब हमारी मसल्स, वो वाली मांसपेशियां जो स्पेशली सांस लेने में मदद करती हैं, वो पैरालाइज हो जाएं। तो ऑब्वियस सी बात है, सांस ही नहीं ले पाएगा इंसान, या ब्रेन तक इन्फेक्शन पहुंच जाएगा, तब जाके ये खतरनाक सिनेरियो बन जाता है। सवाल यह है, क्या इसको ठीक नहीं किया जा सकता? देखिए, इसको यहाँ पर इम्यूनाइजेशन के माध्यम से ठीक किया जाता है। पोलियो वायरस को ठीक करने के लिए 2 वैक्सीन हमारे पास में। एक तो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो ओरली दी जाती है, स्पेशली शुरुआती तौर पर जब बच्चा पैदा होता है 6, 10, 14 सप्ताह में, फिर 6 से 24 महीनों के बीच में। फिर होता है एक IPV, दैट इज इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जिसको एक इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, समझ गए? तो इन दोनों के बारे में आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी भारत और पोलियो का क्या कनेक्शन है मैं आपको बता चुका हूं। भारत को ऑलरेडी पोलियो फ्री का सर्टिफिकेट मिल चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था 2014 में, क्योंकि हमारे देश में 0 केसेस हैं। आखिरी केस 2011 में नजर आया था।
इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे काम किए हैं वर्ल्ड के लेवल पर भी। उसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड पोलियो डे भी हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट नहीं बोलूंगा सॉरी, ऑब्जर्व करते हैं, ये ध्यान रखिए। हर साल 24 अक्टूबर को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे। भारत के कई सारे प्रोग्राम्स हैं, पल्स पोलियो प्रोग्राम हो गया, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 हो गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया, जहां पे हमने स्पेशल फोकस पोलियो को काउंटर करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। ये वाला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द हिंदू के अंदर में रिसेंटली ये पब्लिश हुआ था, जहां पे बात हुई है नीला करंजी के बारे में। नीला करंजी जो फ्लावर है दोस्तों वो थ्रेटेंड स्पीशी बन चुका है, ऐसा यहां पर हमारे पास में एक अपडेट आया है। नीला करंजी ये पर्पल कलर के इस तरीके से फ्लावर होते हैं। पता है इनमें एक खास बात होती है, ये फ्लावर आपको हमेशा नहीं दिखेंगे, 12 साल में एक बार खिलते हैं ये, 12 साल में एक बार, यही इसके बारे में स्पेशलिटी है। तो रिसेंटली इनको थ्रेटेंड स्पीशी यानी एक खतरे में है प्रजाति, ऐसा इसको डिक्लेयर कर दिया गया, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। तो दोस्तों नीला करंजी का साइंटिफिक नेम है, इसको ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक नेम है स्ट्रॉबिलेंथिस कुंथियाना। ठीक है, तो एक फ्लावरिंग श्रब है जो 12 साल में एक बार खिलता है, लेकिन करंट समय पर इसको आईयूसीएन में वल्नरेबल कैटेगरी में कवर कर दिया गया है, यानी कि यह प्रजाति बहुत ज्यादा खतरे में है। समझ गए, एनवायरमेंट में कई सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से खतरे में आ चुकी है प्रजाति। यह ध्यान रखिए एक एंडेमिक श्रब है, कहने का मतलब है कुछ ही एरियाज के अंदर में, स्पेशली भारत के अंदर में जो साउथ वेस्टर्न रीजन है वहां पर ही पाया जाता है, पहाड़ों पर। ठीक है, इन फ्लावर्स को जिसमें पौधे फूल निकल कर आते हैं उसको हम कुरिंज बोलते हैं। ये वाले पौधे ऐसा नहीं है सब जगह उगेंगे, ऊंचाई पर, हमारे सी लेवल से 1300 से लेकर 2400 मीटर की ऊंचाई पर, कहने का मतलब है जो एलिवेशन एरियाज हैं, ऊपर पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर ज्यादातर आपको ये पेड़ देखने को मिलेंगे। तो नीला कुरुंजी क्या बोलते हैं, नीला मतलब ब्लू और कुरुंजी मतलब फ्लावर, सिंपल सी बात है, इसलिए यहां पर इसको नीला करंजी बोल दिया गया। अब दोस्तों यहां पे बोला यह जाता है कि जो साइंटिफिक नेम है नीला करंजी का वो इसका नाम रखा गया है कुंथी नदी से। केरला के अंदर में एक नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वहां पे एक नदी बहती है कुंती नदी, उसी नदी से यहां पर यह नाम लिया गया। ठीक है, और ध्यान रखिए जैसे मैंने आपको बताया जिंदगी में एक बार ये रिप्रोड्यूस होते हैं और 12 साल में एक बार खिलते हैं, इस वजह से ये काफी ज्यादा यूनिक माने जाते हैं। फिर उसके बाद अभी के समय पर इस नीला करंजी की 34 अलग अलग सब प्रजातियां भी पाई जाती हैं भारत के अंदर अलग अलग रीजन में, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स में और ईस्टर्न घाट्स में, है ना। तो 34 जो इसकी सब पॉपुलेशन है, इसमें से 33 तो वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं और बाकी बची हुई एक ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, शेवरॉय हिल्स के आसपास। ठीक है, तो अगर आपको ये नीला करंजी वाले फ्लावर देखने हैं, अच्छे से एंजॉय करने हैं, तो इसके लिए कहाँ जाना होगा, तमिलनाडु के अंदर में नीलगिरिस, या उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कोदाई कनल हो गया, अनामलई माउंटेन्स हो गए, यहाँ सभी जगह पर ये फ्लावर्स प्रेजेंट हैं। तो अभी इनको थ्रेटेंड स्पीशी में डाला गया, यानी बहुत खतरे में प्रजाति पहुंच चुकी है। उसके पीछे का रीजन यह है क्योंकि इन फ्लावर्स को हटा दिया जाता है ना। लगातार दूसरी प्लांटेशन हो रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, हटा के वहाँ पे घर बन रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहा है, कुछ नई स्पीशी वहाँ पे आ चुकी हैं बाहर की जो इन प्लांट्स को खत्म करती चली जा रही हैं। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा रीजन है। तो अप्रॉक्सीमेटली 40% के आसपास नीला करंजी का जो हैबिटेट है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। इस वजह से यहाँ पर इसको थ्रेटेंड स्पीशी में डाला गया, क्योंकि 40% खत्म हो चुकी है, बचे कुची को प्रोटेक्शन देना होगा, इसलिए आईयूसीएन में यहाँ पे ऐड कर दो, ये डिसाइड किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। देखिए अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारे वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीवी सोमनाथन, ये वो पर्सन आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट में काम किया। ये हमारे भारत के नए कैबिनेट सेक्रेटरी हैं दोस्तों। अभी के समय पर फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के तौर पर भी सर्व किए हैं, बट ये नए कैबिनेट सेक्रेटरी बन चुके हैं। ध्यान रखिए, इंडिया के नए कैबिनेट सेक्रेटरी, नाम है इनका टीवी सोमनाथन। क्वेश्चन आपसे बन सकता है डायरेक्टली। इससे पहले जो यहाँ पे हमारे पहले वाले कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे उनका नाम था राजीव गौबा, तो अभी यहाँ पे उनका टेन्योर हो गया है समाप्त। नए कैबिनेट सेक्रेटरी आ चुके हैं भारत के, नाम है टीवी सोमनाथन। पहले ये फाइनेंशियल सेक्रेटरी हुआ करते थे, बट अभी के समय पर ये कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर चुने गए। लेकिन इन्होंने अपने करियर में बड़े बड़े काम किए हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पीएम गरीब कल्याण, आत्मनिर्भर भारत, इन सभी जगह पर इनका बड़ा इनिशिएटिव या बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, क्योंकि भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी बनना अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है, ये हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट होता है यहाँ पे पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सिविल सर्विस का एग्जाम भी दोगे तो आगे हो सकता है यहाँ पर काफ़ी समय बाद आप भी कैबिनेट सेक्रेटरी बनो। लेकिन होता क्या है, इसके लिए मतलब
सबसे कह सकते हो सिविल सर्वेंट में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग जो है पोस्ट वो कैबिनेट सेक्रेटरी की है। सिविल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे सर्व करना आपको, और ये अपॉइंट किए जाते हैं 2 साल के लिए। 2 साल का टर्म यहाँ पर फिक्स होता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ना, ये डायरेक्टली प्रधानमंत्री के प्रति अकाउंटेबल होता है। डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के साथ में कई सारी चीज़ों पर डिस्कशंस चलते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी का जो टेन्योर होता है वो 4 साल तक हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटेंशन ऐड किया गया ऑल इंडिया सर्विस डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958 के अंदर में चेंजेस करने के बाद। क्वेश्चन ये है, कैबिनेट सेक्रेटरी का काम क्या होता है भाई? क्योंकि यहाँ पर सिविल सर्विसेज के अंदर में सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, तो हमारी जितने अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको आपस में लेकर चलना, कोई कमेटी, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए तो उनको कमिटीज़ के माध्यम से रिजॉल्व करना, सरकार के बड़े बड़े ऑपरेशंस में यहाँ पर सपोर्ट करना, राय देना, सेक्रेटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना कैबिनेट के अंदर में, ये सब काम कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। तो चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। यहाँ पे बात हो रही है पीएम प्रणाम के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। बाकी दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट है। हुआ यह है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इन्होंने यहाँ पर लोकसभा के अंदर में पीएम प्रणाम इनिशिएटिव को लेकर कई सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई, जिसकी वजह से पीएम प्रणाम स्कीम चर्चाओं में आ चुका है। तो सवाल यह है, पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिए, ये फुल फॉर्म यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वह है प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये इसकी फुल फॉर्म है। पीएम प्रणाम स्कीम जो है, इसका अनाउंसमेंट किया गया था साल 2023-24 के बजट में हमारी केंद्र सरकार के माध्यम से। तो लास्ट ईयर के बजट में इसका अनाउंसमेंट होता है। क्वेश्चन यह है कि पीएम प्रणाम को क्यों लेकर आया गया? इसका रीजन यहाँ पर यह है कि जो हमारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो लगातार एफर्ट्स हैं उसमें उनको सपोर्ट करना। जो हमारे देश में एग्रीकल्चर हो रहा है, खेती के अंदर में फर्टिलाइजर जो खाद होता है इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उस खाद को बैलेंस तरीके से यूज़ करना, ठीक है, बैलेंस वे में यूज़ करना, ताकि उस खाद का कोई नुकसान ना पहुंचे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, या जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव लेकर आना जिससे ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग प्रमोट होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप आज के समय पर एग्रीकल्चर देखोगे तो उसमें केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उनका इस्तेमाल ना करके दूसरी नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें। जब नेचुरल चीज़ यूज़ करेंगे तो वो नेचुरल फार्मिंग होगी। तो उसी को प्रमोट करने का काम है इस पीएम प्रणाम का। और इसके लिए ये करता क्या है, हमारी स्टेट्स, हमारी यूनियन टेरिटरी, ठीक है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को सपोर्ट करता है। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर अपने एरिया में खेती के अंदर में केमिकल को रोकना चाहती हैं तो इसके लिए उनको पैसा चाहिए होगा। उसके लिए यहाँ पे इनको फर्टिलाइजर सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, और ये जो पैसा है वो सीधा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है लोकल पॉपुलेशन के बेनिफिट्स के लिए, स्पेशली फार्मर्स के बेनिफिट्स के लिए। तो इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर को कवर किया गया है? यूरिया, डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम हो गया, म्यूरेट ऑफ पोटाश हो गया। तो इन सब फर्टिलाइजर्स के लिए सरकार सब्सिडी देती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर कंजम्पशन जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। समझ गए, ये बात क्लियर हो गई। उसके अलावा सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इसमें कवर किया जाता है। तो रिसेंटली अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसके ऊपर चर्चा की है, इस वजह से ये कमेटी भी चर्चा में है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो पर्टिकुलर कमेटी है जिसको प्राइम मिनिस्टर के थ्रू चेयर किया जाता है। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। इस बॉडी का काम है हमारे देश के अंदर जितने भी इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं उसको रिव्यू करना, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को साथ में लेकर काम करना, हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना, ठीक है। बाकी दोस्तों 2 आर्टिकल यहाँ पर और हैं, ये हमारे एडिटोरियल हैं स्पेशली आज के न्यूज़पेपर के, इनको कल डिस्कस करेंगे। आज ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, थोड़ा सा मैनेजमेंट किया जाएगा और इस लेक्चर के अंदर में वीडियो थोड़ा सा डिले भी हो गया आज का, बट डोंट वरी, एक बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का वीडियो आपको मिला है, ठीक है। हो सका तो आज शाम को या कल एक और छोटा सा वीडियो में डालूंगा और उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा आपको, स्पेशल चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊंगा। नाउ चलिए आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे के ऊपर में। तो डेली आपको एक वर्ड मिलता है, आज का वर्ड है सबवेंशन। सबवेंशन का मतलब क्या होता है? जब सरकार के माध्यम से कोई पैसों का सपोर्ट मिल जाए पढ़ाई के लिए, है ना, तो वो सबवेंशन कहलाएगा। यानी सबवेंशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब किसी भी प्रकार की हेल्प मिल जाए आपको, या स्पेशली फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसों का सपोर्ट मिल जाए, उसको बोलते हैं सबवेंशन। तो जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस यूज किया गया है कि द ऑर्फेनेजेस वर एडेड बाय अ स्टेट सबवेंशन। सरकार के फाइनेंशियल सपोर्ट के माध्यम से जो हमारे ऑर्फेनेजेस, अनाथ आश्रम होते हैं, उनको सपोर्ट मिलता है।
तो दोस्तों यहाँ पे यूज़ हुआ। इसी सबवेंशन का यूज़ करके फटाफट एक सेंटेंस बनाओ नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब तक सेंटेंस नहीं बनाओगे तब तक इसका कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं। सेंटेंस बनाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब भी फाइनेंशियल सपोर्ट की बात आएगी तो आप सबवेंशन वर्ड का यूज़ करिएगा। चलिए आते हैं यूपीएससी प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में। इसके रेफरेंस में आपके पास में दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं, बताना था दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। हाँ बिल्कुल, कंज्यूमर राइट्स के जब जब वायलेशन होंगे तो उनको रेगुलेट करा जाता है सीसीपीए के माध्यम से। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा गलत है। सीसीए के पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी के एसेट्स को जब्त कर ले, ये ताकत नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपको याद होगा। तो ये अथॉरिटी इनके पास में नहीं आती है, बट स्टेटमेंट वन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने ओपिनियन लेक्चर को लेकर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। कुछ हटाना है, लगाना है, बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।